पाकिस्तान की एज नेशन सबसे बड़ी बीमारी है वो हमारी इनएक्टिविटी है। हमें जब तक डंडा सर पे पड़ता नहीं है या हमारे जब तक पानी सर से ऊपर गुजरता नहीं, हम मिलते नहीं है। हम इससे पहले हिले नहीं कभी। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले ऐसी डिबेट्स क्यों नहीं हुई? अब आके क्यों ये डिबेट्स होनी शुरू हो गई हैं? मैं वोट नहीं देता, मैंने कभी जिंदगी में वोट नहीं दिया, ठीक है। फिर मैं आगे कहता हूँ कि ये हुकूमत कैसे आ गई, ये मतलब नाम कैसे आ गई, ये करप्ट लोग क्यों आ गए? हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं जब पाकिस्तान के फ्यूचर के अंदर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये फ्यूचर हमने बनाया या मतलब ये फ्यूचर ऐसा बना तो क्यों बना? अब मतलब मेरे नजदीक पॉजिटिव चीज ये है कि ये चेंजेस अब आनी शुरू हो गई हैं कि लोग से मेरी मुराद वो लोग जो वाकई पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, या जो हमारी जनरल यूथ है, दे आर नाउ इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स which should have happened before। मतलब पहले भी ऐसा होना चाहिए था। पहले जनरली आप देखते पॉलिटिक्स में वही लोग आते थे जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता था, वेस्टेड इंटरेस्ट था, जो करप्शन करना चाहते थे या अपने मतलब मॉनेटरी गेन्स के लिए आते थे। बाकी लोग जो थे वो इंडिफरेंट थे, वो कहते थे यार ठीक है, मुल्क चल रहा है, चलो हमें रोटी मिल रही है तो ठीक है, हमारा ही काम ही नहीं, हमारा ही मसला ही नहीं। तो अब जब आप लोग मतलब अपने मुल्क के फ्यूचर के बारे में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहे या हम लोग मतलब उससे इनडिफरेंट रहे हैं, तो हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ब्लेम इंटायरली मतलब हमारी नेशन का ही कसूर है कि हमारी जो फितरी इनएक्टिविटी है उसने हमें यहाँ पहुंचा दिया। कुछ ज़ाहिर डेफिनेटली एक सिंगल रीजन नहीं होता, मल्टीपल रीजन होते हैं। जैसे हसन ने पहले बोला था कि हमारे मतलब फोर फादर्स को जो आइडियोलॉजिकल फोर फादर्स इनिशियली 47 के दिनों में, उनको शायद कुछ टाइम नहीं मिला कि वो उसको उस तरीके से लेके चलते, अर्ली डेथ्स हो गई उनकी। और मतलब और फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे। हम लोग ऐसे खिते में हैं कि जहाँ पे चारों तरफ से कह लें आप एनिमी से घेरे हुए हैं, कॉन्स्टेंटली वो साजिशें चलती, हर तरफ चलता है वो। लेकिन अगेन ये ब्लेम हमारे ऊपर है कि हमें उन साजिशों को पहचानना चाहिए था, हमें ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था अपने मुल्क के बारे में, फ्यूचर के बारे में। बट मेरे नजदीक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि अब लोग मतलब ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं अब आया डिसाइडेड कि नहीं, मैं डेफिनेटली वोट तो कम से कम जो मैं काम कर सकता हूँ, मेरे नजदीक जो राइट कैंडिडेट है मैं उसको वोट तो जरूर जाके दूंगा, और बाकियों को भी एटलीस्ट मैं इतनी तरकीब जरूर दूंगा कि आप सारे जाके अपने वोट का जो है ना वो इस्तेमाल करें। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बात करूंगा, कुदरती वसाइल पे पाकिस्तान के, तो पहले तो मेरा एक नेगेटिव सवाल है, उसके बाद फिर मैं पॉजिटिव उसका हल सोल्यूशन पे भी बात करूंगा। तो मेरे नजदीक ये है कि कुदरत ने हमारे मुल्क को अनगिनत वसाइल से मालामाल किया है। तो पाकिस्तान को हम सोने की चिड़िया कहते हैं सारे, तो हमारे सोने की चिड़िया को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से भरपूर नवाजा है। जब से हमारा मुल्क महाराज वजूद में आया है, आखिर क्यों हम इन कुदरती वसाइल से इस्तेफादा हासिल करने से अभी तक महरूम है? मेरा ये क्वेश्चन है। तो जबकि पॉजिटिव पहलू ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ लातादाद वसाइल है, बल्कि लातादाद आला दिमाग भी मौजूद है जो ये काम कर सकते हैं, जो ये आगे बढ़ सकते हैं, तो जिनको सही इस्तेमाल में लाकर ये मुल्क खुशहाल बन सकता है। तो लेकिन इसके बरक्स हम आज करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में 33वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो पॉजिटिव ये चीज़ है कि अगर हम कुदरती वसाइल का इसका सोल्यूशन जो है, अगर हम कुदरती वसाइल का जिक्र करें तो हमारे पास बर्फानी चोटियाँ और तवील दरिया है जो कि कई बिलियन क्यूसिक मीठा पानी हम लोग समुद्र में फेंक देते हैं। जबकि दूसरे मुल्कों में जो मैंने रिसर्च देखी है, दूसरे मुल्कों में ये पानी 25 रुपये फी लीटर मिलता है। इसी तरह हम जरूरत से ज्यादा गंदम और फल भी पैदा करते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने के बेहतरीन मौके हैं, लेकिन हम हर सुई गैस और बिजली के बहरान में फंसे रहते हैं। हमारी आवाम इसी बहरान का शिकार रहती है। तो इंडोनेशिया बरसों से हवाई जहाज बना रहा है, लेकिन हम अभी तक मोटरसाइकिल भी दरामद नहीं कर सकते बाहर से। इसके अलावा पाकिस्तानी साइंसदानों ने 7 साल के अरसे में हमें एटमी कुव्वत बना दिया, जो जिसका मैंने पहले बात की कि हमारे पास लातादाद आला दिमाग भी मौजूद है। तो इसके अंदर मुझे यूथ एक हल नजर आता है, वो सिर्फ ये कि फौज और अदलिया मिलकर एक ऐसा शफाफ कानून बनाए जिसके जरिए मुनाफिक और धोखेबाज लोगों को बाहर किया जाए और मेहनती लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ यही करप्शन में इतना ज्यादा हुआ है कि कोई अच्छा आदमी जो है, साफ आदमी, वो आगे किसी को पोस्ट नहीं मिलती ना वो आगे बढ़ सकता है। तो लिहाजा इसके अलावा दूसरा एक नेगेटिव इशू ये भी है कि फंड्स हमारी गवर्नमेंट सारे मिनिस्ट्रीज में वो तकसीम करती है, लेकिन वो जो फंड्स हैं वो जो है वो सही इस्तेमाल नहीं होता। बस वो एक जगह पे पड़े रहते हैं और वही एक मिनिस्टर होता है या जो भी होता है आदमी जिसके पास अथॉरिटी होती है फंड्स की, वही वो खा जाता है।
तो मेरा बस आखिर में यही है कि करप्शन खत्म करने के लिए हमें अच्छे लोगों को आगे लेके आना है और इस तरह हम फंड्स को भी इस्तेमाल में लाकर ये कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी जी हसन साहब पॉइंट जैसे आपने किया अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए, आई एग्री मोस्ट ऑफ देम, लेकिन आपने जो पॉइंट एक रेज किया ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम अदलिया और फौज, ये बात मैं भी करने वाला था। इनको देखिए मतलब दो स्टेक आपने काम किए हैं। हमारी जो मतलब नेशन है और जो मुल्क है ये इन दो स्टेक्स पे नहीं खड़ा, ठीक है। इसमें और भी जो एक कंप्लीट नेशन या कंप्लीट कंट्री रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वो इन दो पिलर्स पे, नो डाउट दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक। हमारे मुल्क में यही प्रॉब्लम रहा है कि कोई भी सिस्टम इसलिए नहीं चल सका, इवन डिक्टेटर भी आए वाई कुछ अरसे के बाद वो पॉलिटिकल वे में गए, उनको जाना पड़ा, या पॉलिटिक्स जिस तरह के मतलब पॉलिटिशियंस जिस तरह के आए हैं, कोई ऐसा मतलब हम नहीं समझते कि आया जिसने हमारे मुल्क के बारे में कुछ ऐसी रिफॉर्म्स लेके आया हो जिसमें हम बड़ा मतलब आज खुश हों सारी यूथ या व्हाटएवर। बात ये है मतलब कि हमें बेसिकली राय आमा, हमें तमाम पिलर्स को, तमाम लोगों को, पॉलिटिकल स्टेक्स को भी, फौज को भी, अदलिया को भी, प्लस सरमायादार तबका, जितने स्टेक्स हैं इस मुल्क के, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हर किसी को साथ लेके चलना। जब तक हम राय आमा नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी सॉलिड और किसी मुस्तरद अच्छे मैच्योर डिसीजंस की तरफ नहीं जा पाएंगे। मैं मतलब जस्ट इसको ऐड किया अपने मैं एक और इसी पॉइंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा कि मैंने पहले ये जिससे अपनी डिस्कशन शुरू की थी कि जिसका जो काम था उन्होंने वो काम नहीं किया। जिस तरीके से हमारी अदलिया थी, अगर हमारे अदलिया में कोई मतलब हमारे कोई कानून, ये ऐसी बात नहीं कि हमारे कानून मौजूद नहीं है, हमारे पास कानून है, हमारे पास हर बुराई के लिए उसका एक कानून मौजूद है, लेकिन उस कानून के ऊपर कोई अमल नहीं करता। तो इसलिए जो अदलिया का काम था वो या तो उनको करने नहीं दिया गया या उन्होंने किया नहीं। एक तो मैं अदलिया की ये बात करूंगा। जहां तक फौज की बात है, फौज का काम क्या होता है हर मुल्क के लिए कि वो अपनी रियासत और अपने मुल्क को जो है वो संभाल के रखे और उसकी हिफाजत करे। हमारी फौज ने कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया जिससे हमारा मुल्क बचा है। अमेरिका हमारे मुल्क में दाखिल हो गया, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया उसने, पूरा फ्रंटियर हमारा तबाह हो गया, उसकी वजह से हम टेररिस्ट स्टेट बन चुके हैं। अगर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो फौज को, तो उनको हमारे मुल्क को बचा के रखना चाहिए, ना कि बजाय वो औरों और फौजों को दावत दें कि आए भाई हमारे मुल्क में आके आप जो मर्जी करना है, जो मर्जी उखाड़ना है वो आप उखाड़ के चलिए। तो पॉइंट ये है कि जिसकी जो जॉब है वो उसको करनी चाहिए। अगर एक इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर का ही काम करना चाहिए, उसको और कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर अदलिया है तो उसको अपने वही काम करने चाहिए जिसके लिए उसको बिठाया गया है। पॉलिटिशियंस जो है उनको इसीलिए लेकर आते हैं कि ठीक है वो मुल्क के लिए कुछ करें। इतने एमएलए बनते हैं, एमपीएस बनते हैं, लेकिन सारे अपनी अपनी जेबें भर के चले जाते हैं और मुल्क के लिए कोई सोचता नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कि उनको बनाता कौन है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री फौज करूंगा। में कौन लोग जाते हैं? क्या वो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं या वही पाकिस्तानी वर्दी पहन के फौज में आते हैं? जो जजेस बनते हैं अदलिया हैं वो हम इंडिया से लेके आ रहे हैं या वो पाकिस्तानी ही हैं? आप कह रहे हैं कि अलग से फौज ने अपना काम नहीं किया या अदलिया ने अपना काम नहीं किया। क्या एक क्लर्क पाकिस्तान में अपना काम करता है? नहीं, मैं वही अभी तो हमने फौज अदलिया की बात की, मैं इसकी वो बात अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर देखें तो कोई भी काम नहीं करता। एक चीज और मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंडस्ट्रियल अगर कोई इनकलाब आया है तो वो भी फौज के दौरान में आया है। और बिल्कुल सर, बात हम देखें, बात ये है कि हम सिर्फ फौज या अदलिया या किसी भी बेस नहीं करते हैं। किसी एक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ओवरऑल पूरी नेशन, ये ओवरऑल नेशन की जिम्मेदारी नेशन है। करप्ट है। हमें बेसिकली मतलब करप्शन की आप बात करते हैं तो मैं बहुत सारी ऐसी नेशन जानता हूँ जो हमारे मुल्क हमारी नेशन से बहुत ज्यादा करप्ट है। ठीक, बात ये होती है कि हम वही जैसे ये सर फरमा रहे थे कि हमें मतलब ये जिम्मेदारी लेनी है और हमें ये चीज मानना है कि ये हमारे सारे स्टेक्स हैं, गलतियां सबसे हुई हैं और ये कहा जाए कि इसकी जिम्मेदार कोई एक है, ये बात ये एप्लीकेबल बात नहीं है। इसलिए इन चीजों को हाँ सबके साथ वही जब हम रायामा अपनी हम वार करेंगे और ये जिम्मेदारी लेंगे कि हमारी जिम्मेदारी, ये मुल्क हमारा है, हमने इसको मिलके चलाना है और ये सिर्फ अकेले मेरे का नहीं है, अकेले फौज का नहीं है, अकेले अदलिया का नहीं है, अकेले पॉलिटिशियंस का नहीं है।
ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, ये सबका मुल्क है, ये मुल्क नहीं हमारा घर है बेसिकली। ठीक, इसलिए हमें ये सारी कोई एक जिम्मेदारी हम किसी एक पे नहीं डाल सकते। देखें, अगर आप जैसे आप फरमा रहे थे फौज की बात करते हैं, मैं एक सिविलियन हूं, ठीक, और मैं ये कहता हूं कि फौज को आप, अगर आप सिविलियंस इस काबिल थे तो आप मतलब फौज फिर आई ही क्यों, उसको ये जिम्मेदारियां क्यों बेचारी को लेनी पड़ी, इसलिए आप किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दूसरी तरफ हाँ ठीक है, फिर जब कोई आएगा, जब एक काम मेरा काम मैं ही नहीं करूंगा, मैं दूसरे का काम करूंगा, तो ठीक है, फिर मेरे इंटरेस्ट मेरी क्वालिटीज भी उसमें आएंगी। तो इस तरह हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, हमें ये समझना चाहिए गलतियां सबसे हुई हैं, हाँ इनको आगे नहीं रिपीट करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हमारा मतलब मैं समझता हूँ कि हमारी आज तक एक नेशन बिल्डिंग, जो आप नॉर्मल देखें, मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, हम इंडिया ले लेते हैं जो हमारे साथ पैरेलल पे चला, हमारा यहाँ एंटी रहे हैं, तो आप ये देखें जब कभी उधर हमारे से बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन है, ठीक है, मतलब नस्ली बुनियादों पे, किसी मतलब इलाकाई बुनियादों पे हमसे बहुत ज्यादा है, बट जब भी, और उनके बहुत फसादात, हमारे जितने प्रॉब्लम जिधर चल रहे हैं ये सारी कराची में चलते हैं, इस तरह उनकी डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट उनकी स्टेट्स में चलते हैं, लेकिन जब भी नेशन की बात आती है वो यूनाइट हो जाते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये चीज आपको कहीं भी पाकिस्तानियों में कहीं नजर नहीं आएगी। हमने कभी भी इस चीज को प्रेफर नहीं किया कि हम अपनी नेशन बिल्ड करें, हम आपस में इत्तेफाक पैदा करें, रायनामा डेवलप करें, ताकि मिल बैठ के जब तक हम सारे स्टेट्स एक दूसरे के मसाइल को नहीं समझेंगे तब तक हम किस तरह आगे जा सकेंगे। और दुनिया में कोई भी नेशन जो आगे गई है, अगर आप दुनियावी सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें कोई भी जो गई है वो इसी तरह रायनामा से गई है, अपनी यूनिटी के साथ गई है, हर एक को साथ लेके आगे गए हैं। सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर चीज साथ मिलके गया है। मतलब आप देख लें आज जो दुनिया के सतून है और कामयाब जो नेशंस हैं उनमें उनके यही कुछ रहे हैं जो मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ, मतलब लगभग सबको मिलके चले। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना लिटरेसी रेट बहुत कम है, हमें तालीम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास। ये आप देखो, ये आप रिएक्शन बातें कर रहे हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग सर आज ये तो रिजल्ट है, आप उनकी हिस्ट्री में आप जो बात कर रहे हैं ये रिजल्ट आया क्यों, हम ये बेसिकली आप उनकी डार्क एजेस में जाएं, आप मतलब वेस्टर्न की डार्क एजेस में चले जाएं, आप वहां पे हमसे ज्यादा वर्षलाप थे, ठीक है, बट आहिस्ता स्टेप। और एक और बात जो कि मतलब बीइंग यूथ, मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली कि हम चाहते हैं कि दिन दुगनी आज और कल 3-4 दिन में मसले हल हो जाएं। देखिए सिस्टम या कंट्रीज या कोई चीजें नेशंस इस तरह एकदम नहीं बदलती, हाँ बदलती हैं अगर ये आप स्टेप्स पॉइंट्स यही जो मैंने कुछ मतलब बताया ये अगर हम फॉलो करें तो कुछ आने वाले, जैसे एक मतलब अभी हम एक सिस्टम है, चाहे हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम कितना भी करप्ट किया, जो भी सारा सबके सामने है, बट एक सिस्टम चला तो सही है। दुनिया में ये चीज साबित हो गई है नजरियाती तौर पे, पॉलिटिकल नजरियाती तौर नजरिए के, द वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन अ गोल्डन माशाल्लाह। सही बात है। मतलब इस चीज पे मेरा ख्याल है कि सब मतलब एक दुनिया का यूनिवर्सल मतलब वो बन गया। लेकिन बात ये होती है कि ये है आइडियल फॉर्म्स। हमारे मुल्क में ना तो कभी पॉलिटिकली आइडियल माहौल मिले और ना कभी पॉलिटिशियन इस तरह के आइडियल आए, कुछ तरह की लीडरशिप आगे आई कि जो कि हम कहें कि यार ये बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारे उससे मैं समझता हूँ बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म, जैसे इन्होंने फरमाया कि बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म हमारे जो क्या उसका नाम है आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं उनके दौर में, हमारी लास्ट जो मुशर्रफ के फर्स्ट 4 इयर्स है, हमारी कितनी बूम पे गई है, 24% हमारे जो मेन मसाइल है हम उनकी तरफ आते ही नहीं है। मैं आपको तालीम या मेडिकल की आप बात करते हैं, मतलब मैं जर्नल जो जितनी भी एनजीओज या इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, यूनिसेफ, यूएनओ, इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी, जो कि जिसमें मुझे मतलब बड़ी हैरानगी हुई कि आज के भी दौर में मतलब हमारा पंजाब सबसे ज्यादा तरक्की, डेवलप, हर अवेयरनेस, हर चीज पंजाब में ज्यादा, सुबह पंजाब में ज्यादा है। सुबह पंजाब की हिस्ट्री मतलब आप पीछे ना जाए, पिछले 5 साल पीछे चले जाते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने आप 10 साल भी मतलब पिछले 10 साल ऐड कर लें, उसमें उन्होंने पर एनम एक बच्चे पे, जो यंग एक बच्चा जो तालिब इल्म है, उस पर उन्होंने 27 एवरेज, आई एम सेइंग 27 रुपीज ऑन एजुकेशन, 29 रुपीज to 30 रुपीज ऑन मेडिकल पर एनम
इन्होंने खर्च की है, ठीक है सर। तो आप देखें कि 37 रुपीज इस अमाउंट से क्या आप खरीद सकते हैं? आप एक नर्सरी के बच्चे का सिलेबस नहीं खरीद सकते, आप एक बैग नहीं खरीद सकते। एक और ये हमारे मसाइल हैं, हम इनकी तरफ आते ही नहीं। मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने जो बात की कि हम करप्शन का रोना रोकते हैं। नो डाउट जो जर्नैलों का दौर है उसमें अगर प्रोज है तो कॉन्स भी हैं और पॉजिटिव बातें भी हैं, नेगेटिव भी हैं। जिसका लास्ट जो जर्नैल का वक्त रहा था उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके आने से बहुत सारी बुराइयों ने भी जन्म लिया है और बहुत सारे मसले मसाइल भी हुए, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं उनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए कि जो लास्ट हमारा जर्नैल का दौर था उसके अंदर हमारा एजुकेशन का जो बजट था, मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई सुनकर कि HEC आपका बना था और 24% आपके मुल्क का जो बजट है वो आपके एजुकेशन के ऊपर सर्व होता था। अभी कितना है? अभी इस वक्त जो 4% से भी कम हो चुका है। अभी इस वक्त के दौर में 3.7 या 3.8 है, 3.7 से 3.8 इस वक्त आपका बजट जा चुका है, जो कि 24% है। आपको मैं स्कॉलरशिप की बात बताता हूँ। मैं आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मुशर्रफ के दौर में जो हमारा जो स्कॉलरशिप उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि 1000 बच्चा जो है वो 1 साल के अंदर वो मुल्क से बाहर जा सकता है पढ़ने के लिए और 1000 बच्चे को स्कॉलरशिप देते थे पढ़ने के लिए। तो इससे ये कि हमारा मुल्क बैकवर्ड तो पैर था ही अगर आप लोगों ने उनको बाहर भेजा ही है, चलो वेस्ट से कुछ सीख के आने के लिए, वो भी आरपीओ की हुकूमत ने खत्म कर दिया कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते 1000 बच्चों की स्कॉलरशिप, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं ना आप इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के लिए, इतने बड़े बड़े ना सेमिनार्स के लिए और इतने अपने जातीय खर्चात के लिए। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोगों को एजुकेशन को भी देखना चाहिए। मैं अभी मेरे पास टाइम सोल्यूशन मैं निकालना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं सोल्यूशन को पास टाइम नहीं है, मैं जाने नहीं दूंगी। मैं इसका सोल्यूशन ये समझता हूँ कि अब ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिशियन जो है वो भीख मांगे आवाम से कि आप हमें वोट करेंगे। अब ये होना चाहिए कि आवाम को जो है वो खुद चुने। किसी पॉलिटिशियन को कोई अगर कोई भीख मांगता भी तो उसको भीख ना देगा, भाई हमें नहीं चाहिए, हम खुद देख रहे हैं और हमारी आंखें खुल चुकी हैं। तो इसीलिए अब मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में अगर देखा जाए जितनी यूथ को अवेयरनेस आ चुकी है, एक ऐसा बंदा है जो अब सामने आ रहा है जिसको मेरे ख्याल से ज्यादातर आवाम पसंद करती है। मेरे ख्याल से मोस्टली यूथ में से एग्री करेगी, यूथ खासतौर पर कह रहा हूँ, और बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि उसको एटलीस्ट एक मौका दे। मैं इस बात का कायल हूँ कि जिनको मौका दे दिया है उनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, आजमाने को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। हाँ, एक दफा इसको भी आजमाना। मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, सोल्यूशन पूछे ना, मैं आपको अपना पर्सनल सोल्यूशन बता रहा हूँ कि एक दफा ये जो आज का बड़ा बूम चल रहा है इस चीज का, तो एक दफा इनको भी आजमाने, क्या हो जाएगा, 5 साल की हुकूमत होगी, ये भी लूट लेगा, चला जाएगा, अगली दफा प्लीज को वोट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इनका भी पता चल जाएगा। तो ये एक ट्राई है, ये एक जुआ है, तो आप ये लगा दें, चल गया तो चल गया, ना चला तो फिर दोबारा हम जुए ये जो इसी तरह की यूथ की जो है ना जुए, जैसे इन्होंने बात की है, बेसिकली जो मेच्योर लोग हैं हमारे, जो सीनियर वालिदैन या हमसे जो ऊपर की नस्ल है, वो लोग ये जो इस तरह के आपके नजरियात हैं हमारे, मैं भी उनमें हूँ, मतलब इन वजह से वो ये कहते हैं कि दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दे डोंट हैव अ स्टेबल विजन अबाउट पॉलिटिक्स। ये जिंदगी मतलब हमारा मुल्क है, हमने इसको जुए पे नहीं लगाना, दाव पे, हमने चीजों से सीखना है। सही बात। मैं चाहता मतलब इसमें आपकी बिल्कुल मतलब ठीक है, आजमाना या वो जाती राय है तो ठीक है। बीइंग नेशन मेरा ख्याल है हमें इस तरह की चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें अपने हकायक, अपने आप को मोर विजिलेंट रखकर और पॉजिटिव थिंकिंग और राय आमा बना के सारे स्टेट्स को साथ लेकर हमें एक रोड मैप तैयार करना चाहिए, जो कि मेरे मुताबिक एक स्टेबल और एक मेच्योर प्रोग्रेस का सोल्यूशन है। मेरे कोई सोल्यूशन की जहाँ तक बात है, मतलब मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट भी हूँ। मेरे नजदीक वी आर ऑलरेडी ऑन आवर वे टू द सोल्यूशन। मतलब मैंने जैसे कहा ना कि इससे पहले आपने कभी देखा मतलब ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब एक्टिविज्म यूथ में थी, कभी हमने ये डायलॉग्स किए, मतलब कभी हमने ये सोचा कि हमें लीडर हमें चूज करना चाहिए, हमने कभी नहीं सोचा। इसका मतलब है कि यार, इसका मतलब है कि कुछ चेंज, चाहे डंडा खा के सही, चाहे मार खा के सही, लेकिन इसका मतलब है कि चेंज आना शुरू हो गया।
लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर लिया कि यार अब लीडर हमें खुद चुनने चाहिए, बजाय इसके कि हम मतलब कोई जात पात के ऊपर वोट नहीं, हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ना मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी को पसंद करता हूँ, ना मैं जनरल ओवरव्यू पेश कर रहा हूँ। खैरपुर के अंदर इस 26 दिसंबर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो यूथ कर रही है वहाँ पर, सिर्फ यूथ, और वो यूथ कर रही है क्या कि हमें कौन सा लीडर चूज करना चाहिए। और दूसरी बात ये, सॉरी मैं ये कि किसी चीज का हर चीज का एक इर्तिका का एक अमल होता है, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं। आप ये बोलेंगे आज हम जागे हैं तो कल से मतलब पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बह जाएंगी, ऐसे होगा नहीं। मतलब आप कोई नेशन ऐसी एग्जांपल ले लें जो 1 साल में 2 साल में बदल गई है, मतलब इसका मतलब है कि सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए, एटलीस्ट वो चेंज आना शुरू हो गया। जो चीज हमें प्रॉब्लम रियलाइज करने की जरूरत है वो ये कि हम हमेशा ये ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हम लोग अपने अंदर उतने ही करप्ट हैं। हमारी जो कलेक्टिव एक करप्शन है वही, मतलब आप ये देख लें कि गधों का लीडर कभी मतलब थोड़ा नहीं होगा, वो गधा ही होगा। जब तक हमारी नेशन करप्ट रहेगी हमारे लीडर भी करप्ट रहेंगे। आप अपने अंदर वो चेंजेस देखिए एज अ नेशन, हमारे अंदर जब वो चेंजेस आ गई तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस ऊपर ट्रांसलेट हो जाएंगे। चेंजेस क्या होने चाहिए? चेंजेस क्या होने चाहिए? चेंजेस मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं है। आप हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझे कि मेरी एज अ फर्द क्या जिम्मेदारी है, इंडिविजुअली क्या जिम्मेदारी है, एज अ सोसाइटी में मेरी मतलब क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। हम खुद तो अपने घर में जाके सबसे पहले आसानी से करते हैं कि हमने मतलब आईडी कार्ड बनवाना हो तो हम पहली बात ये सोचेंगे कि यार अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ यार 20 रुपए या 50 रुपए उसको देता हूँ या मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं यार कि यार हमारे तो लीडर बड़े करप्ट है, मतलब दोगलापन हमारे अंदर मेरा ख्याल है कि जितना राष्ट्रपति जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे उसमें एक मतलब एटलीस्ट मुझे नजर आता है कि बदल गया। फिर वही बात उधर आती है, मेरा फिर एक वो की बात मैं निज़ाम तालीम में बात करता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से मुस्तफ़िद नहीं हूँ, जो अभी सिचुएशन है पाकिस्तान की। तो मैंने इस बारे में कुछ चीज़ें भी लिखी हैं रिसर्च करके कि मैंने देखा कि पिछले हमारे अरसे में 5 साल में 23 स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में नहीं बन रही, बिल्ड और ये सारी हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो वही बात आती है लिटरेसी रेट है वो इतना गिरा हुआ है, इतना डाउन जा रहा है। और जो हमारी जो नई जो जनरेशन है वो तालीम से बिल्कुल अभी तक महरूम जा रही है। कई इलाके हैं हमारे वो अभी तक ज़वाल का शिकार है। लेकिन उसके जो अभी जो एक जो मेरी रिसर्च है उसमें मैं फिर वही देख रहा था कि पंजाब की मैंने जब सुबह पंजाब में मैंने चेक किया तो पंजाब के अंदर हमारे 8 सूबाई तालीमी बोर्ड हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 तालीमी बोर्ड हैं, सिंध के अंदर 6 तालीमी बोर्ड हैं और बलूचिस्तान में 3 तालीमी बोर्ड हैं, और जबकि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 1 तालीमी बोर्ड है। तो मजमूई तौर पर टोटल जो है वो पाकिस्तान में 26 सूबाई तालीमी बोर्ड टाइम है इस टाइम पे। तो जिनकी मेरे पास पूरी एक लिस्ट भी है, बहावलपुर और बोर्ड हो गया और पूरे वो एक है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये कि उसका हम हल क्या निकालें, सोल्यूशन क्या है। हायर एजुकेशन कमीशन का क्या काम है, वो क्या कर रहा है हमारे मुल्क के लिए? यार हायर एजुकेशन को काम वही असल में वही बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हायर एजुकेशन ने तो शुरू किया था काम इतनी स्कॉलरशिप देकर अपने यार मैं आपको बात बताऊं, सुने मैं आपको बात बताता हूँ। ये इशू सिस्टम का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देखो आप सिर्फ तालीम का मसला नहीं है ये, हर हमारा प्रॉब्लम ये सबसे अहम चीज है जिसको हमने निगलेक्ट किया, हमने हर चीज को निगलेक्ट किया। अगर आप कोई एक पॉजिटिव मुझे बता दो, बोलोगे यार ये चीज पॉजिटिव की तरफ वाली है, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं आप एजुकेशन को प्रायोरिटी नंबर 1 मानते हो, आप एजुकेशन की बेस पे वोट देते हो, किसी पार्टी की एजुकेशन पॉलिसी को देख के वोट देते हो? एजुकेशन होगी, लोगों को समझ होगी कि लोग कैसे होगी, किसने करना है, जिसने करना है आप उसको सिलेक्ट किया। आप एजुकेशन की बात कर रहे हो ना, एक जमाना ऐसा था, आज से मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, ठीक है। एजुकेशन की आप बात करते हो ना, जब हमारे बोर्ड के पेपर हुआ करते थे ना स्कूलों में, या फिर ये बोर्ड लेवल के ऊपर जो पोजीशन आती थी, तो जो फर्स्ट पोजीशन होती थी ना उसकी एक पोजीशन के ऊपर 20-20, 25-25 स्टूडेंट्स होते थे। और आज क्या आप अगर आज आप देख लो फेडरल बोर्ड के अंदर या कोई भी बोर्ड ले लो, किसी की पोजीशन आती है तो वो मुश्किल से कोई एक ग्रेडर होगा जिसकी कोई पहली पोजीशन आई होगी। आजकल के दौर में A1 ग्रेडर जो है कम हो चुके हैं। पहले जमाने में पढ़ाई क्योंकि कुछ सेटअप होता था पढ़ाई का, कुछ था। अब आजकल
पढ़ाई को कोई देखता नहीं है, एजुकेशन को कोई देखता नहीं है। ये पॉलिसी बनानी गवर्नमेंट ने, ये जो बोर्ड है, जो पॉलिसी बनानी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को इलेक्ट करना लोगों ने। हमारी प्रायोरिटी वोट देते हुए एजुकेशन तो होती है। हमारे कॉमन में एक मिसाल हम वोट देते हैं अपनी जात पात की बेस पे या अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज। आज तक एजुकेशन की बेस पे वोट तो किसी ने दिया नहीं, आप कैसे कहेंगे वो आके एजुकेशन? मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ कि हमारे बोर्ड क्या है, एक तो फेडरल बोर्ड आ जाता है, फिर उसके बाद सूबाई बोर्ड आ जाता है, फिर उसके बाद सिटी के बोर्ड आते हैं, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पाकिस्तान में ओ लेवल, ए लेवल भी अलग है। सही है ना? ये पॉलिसीज गवर्नमेंट को बंद करती है ना। यू कैन नॉट चेंज दैट, आई कैन नॉट चेंज इट। ये कौन सा गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, राइट? गवर्नमेंट वो कौन सा होना चाहिए कि बोर्ड जो है ना एक बोर्ड है, वो हमें क्या करना चाहिए इस तरह से? क्या हमारे गवर्नमेंट करना चाहिए? सोल्यूशन तो इसके अंदर हजारों है। मतलब वी ऑल नो कि जी सोल्यूशन ये है कि एक तालीमी सिस्टम होना चाहिए, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसने इसको इम्प्लीमेंट करना है उनकी ये प्रायोरिटीज नहीं है। और जिन हम मतलब अल्टीमेटली जिस बंदे को, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा जिसको कलेक्ट करके लेके आते हैं, उनको हम एक बेसिस पे, हम इश्यूज की बेस पे तो वोट देते ही नहीं है। हम बाद में उनसे ये कैसे डिमांड करते हैं कि यार आपने हमारे ये 15 इश्यूज या 20 इश्यूज इनके ऊपर आपने कुछ नहीं किया, या इश्यूज को आपने करेक्ट नहीं किया, आपने उसको वोट दिया है क्योंकि वो एक राई था, उनका एक मैनिफेस्टो भी तो था हमारे लिए। आपने उसके बारे में सपोर्ट किया। आप पाकिस्तान में सर्वे करा के देखें लोगों से कि जितने इससे पहले वोटिंग होती रही है उनमें से कितने लोग हैं, एक मेरा ख्याल है ये उनका पोल हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, वो PW करके उन्होंने पोल ये किया था बेसिकली कि इश्यूज की बेस पे कितने लोग वोट देते हैं। तो मेरा ख्याल है वो 4 या 5% लोग ऐसे निकले थे। अगर आपने डेमोक्रेसी को एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया, अव्वल तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों ने नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर हमने कर लिया उसको और उस सिस्टम को आगे लेके जाना चाहिए चाहते हैं, या हम उसको कहते हैं कि यार ये दिस इज नाउ द सोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, तो फिर एटलीस्ट हमें उसकी मतलब बेसिक्स को तो मतलब अडॉप्ट करना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक्स के ऊपर डिबेट कर। आखिरी दिन तो हम लोग उठ के ये देखते हैं कि अच्छा आज इलेक्शन है, ठीक है यार, अच्छा किसको आज वोट देना है। अव्वल तो आपके पास डिसीजन होते ही नहीं, आपके गांव का या जो आपके इलाके का या आपके जो कबीले का वडेरा है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि मैंने वोट इधर देनी है, ठीक है। जब आपने वोट देने ही इन बेसिस पे है तो फिर आपकी जो गवर्नमेंट है या जो कुर्सी पे बैठने वाला आदमी है उसने इश्यूज की सियासत नहीं करनी, उसने इश्यूज को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उसको पता बाद में इश्यूज में किसी ने मुझे वोट नहीं देना, मुझे वोट देना है। मेरी एक चीज और भी है, एक चीज और भी आई है कि हम लोग जो है ना इलेक्शन को प्रीफर करते हैं एजुकेशन पर। जैसे मिसाल के तौर पर अभी सुनने में आया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में से पता चला है मुझे स्टूडेंट से कि जिनके पेपर अप्रैल में होने थे वो मार्च में हो रहे हैं, सही ना? जिनके मार्च में होने थे उनके आगे बढ़ा दिए क्योंकि ड्यू टू इलेक्शन। तो इसका मतलब ये कि एजुकेशन हमारे इलेक्शन के मतलब वो नहीं है, मतलब हमारे चूंकि जो जैसे रिसोर्सेज है जल्दी करना है, सॉरी जल्दी करना। आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मतलब हम इलेक्शंस की वजह से अपने जो सिस्टम्स हैं तालीम उसको मतलब चेंज कर रहे हैं। मेरे नजदीक सिस्टम कह रहे हैं पूरा ओवरऑल कोई गवर्नेंस का सिस्टम है ही नहीं, तो ये खराबियां को सिर्फ ये तो एक एग्जांपल आपने दिया ना, ये हर महकमे में हर जगह पे आपको ये चीज नजर आएगी। एक सिस्टम क्योंकि ऊपर बैठा नहीं हुआ, जब एक सिस्टम बनता है वो मैच्योर होता है तो उसके बाद आपको इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज नजर नहीं आएंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन ये फाइनल एग्जाम इंपॉर्टेंट था या इलेक्शन इंपॉर्टेंट, दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। मेरा ख्याल है अवेयरनेस आ गई है, मैंने बेसिक हमारा यहाँ बैठे हो ना क्या मैंने आज जिंदगी में वोट नहीं दिया, शायद आई डोंट नो बाकियों का बारे में नहीं पता, शायद एक या दो बार, लेकिन मैंने एटलीस्ट अपना मुसलमान में इरादा कर लिया कि यार मैं अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए जरूर उस बंदे को वोट दूंगा जो मेरे नजदीक सही है। मेरे ख्याल में ये चेंज स्टार्ट हो गया, आई डोंट नो कितने लोग इससे एग्री करते हैं, बट द चेंज हैज स्टार्टेड। अगर एक यूथ ने पॉलिटिकल, आपने एक तो देखें मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट शख्स मतलब आपके मुल्क में प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट? उस प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए आप कितने दिन सोचते हैं? इससे पहले तक तो मैं तो शायद आखिरी दिन सुबह उठ के देखता था, अच्छा पीटीवी में इलेक्शन आ रही है, चलो यार ठीक है 250 सीटें रिजल्ट आ रही है तो मैं देख लूं, इससे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था, ठीक है। अब मेरा अगर इंटरेस्ट बन गया इसका मतलब है कि यार एक चेंज तो मेरे में आई गई है। जनरली स्पीकिंग मेरा ख्याल है नेशन में भी आना शुरू हो गई है। तो अगर आप जैसे इंसान जो मतलब पाकिस्तान के क्रीम लोगों में शुमार होता है, बीइंग एजुकेटेड, उसने शऊर एक लाइक 30 ईयर में जाके या मतलब जिस भी एज में जाके मैं मानता हूं मेरा कसूर है, सब कुछ 100% कलेक्टिव में हमारा कसूर है, ये हम ही जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं। हां, आपने अगर इस आप शऊर आया, आप एक पढ़े लिखे क्रीम में शामिल होते हैं हमारे। अब तो खैर पहले इलेक्शन हो रहे हैं मेरे
वो वो एक अलग बात, पिछला इलेक्शन तो आप शायद काउंट नहीं कर रहे, उससे बिल्कुल। पहले और बॉडी मेंटेनियर्स का नहीं था। और वो जो लोग पाकिस्तान में मेरे ख्याल लिटरेसी रेट जो भी है उसमें तकरीबन इतना डाउन हालात है, वहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस होगी कि उन्होंने आप जाके अपना वोट कास्ट करके चाहे मतलब डेफिनेटली टेक अ लॉन्ग टाइम। एग्जैक्टली नहीं, इट विल टेक टाइम, बट द थिंग इज कि देखिए आपके अंदर मुल्क में या नेशंस में जितने भी बड़े इनकलाब आते हैं, या मैं जनरली इनकलाब पे जो वर्ड जिस तरह से यूज किया था उस पर यकीन नहीं रखता। हमेशा एक सिस्टम को मैच्योर होकर टाइम दिया जाए, वो एक मतलब जो इर्तिका का जिसे कहते हैं कि बाय ग्रेजुअली जो चेंज आती है वो देर को होती है। जितने इनकलाब के थ्रू या मतलब सिंगल डे में आने वाले वो देर पर डिटेल में जाएं पार्टी की सॉरी मैं पॉइंट, मेरा बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हम ये कहते हैं कि यार रूरल एरिया से आप फिर भी वोट लेके वो चेंज हो जाएंगे। आप ये देखो कि दुनिया के मतलब अंदर जितनी भी चेंजेस आएंगे वो हमेशा से जितने आपका जो एजुकेटेड है तबका वो लेके आता है। मिस्टर की आप एग्जांपल ले लें, वहां पे तहरीर स्क्वायर सिर्फ एक कैपिटल के अंदर एक स्क्वायर था, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कैपिटल के लोग वो जनरली एजुकेटेड होते हैं। आप अगर इस्लामाबाद या लाहौर या मतलब है इन जगहों पे पढ़े लिखे तबके में भी आप अगर चेंज ले आए तो मेरा ख्याल है कि यही लोग हैं जो ड्राइव करते हैं अपनी नेशन को। बाकी वो नेशन है जो फॉलो करने वाली है, आप उनको जिधर लेके जाएंगे वो लाते जाएंगे। बिल्कुल तो नेशन में वही बात है मतलब वी डोंट नीड टू वेट कि जी आप रूरल एरिया को जब एजुकेट करेंगे तो उसके बाद ही शायद कोई चेंज आए। आपका अगर मतलब एजुकेटेड तबका भी जब अपने अंदर सुधार ले आएगा तो मेरा ख्याल है कि और मेरे नजदीक आना शुरू हो फिर गया। आगे पाकिस्तान में देखिए कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा है, मतलब फीमेल और मेल का डिफरेंस। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन मतलब कोई भी लाइक लाहौर तो बहुत बड़ा शहर है, छोटे जो सिटीज हैं उनमें फीमेल कैसे वोट कास्ट करती हैं उनको पता ही नहीं है। वो कैसे जो भी वडेरा है उसमें कहना 20% हमारे इस मेरे गांव में, हमारे गांव में जो हमारे गांव के जो बड़े हैं उनके नीचे फीमेल लोग मेल लोग तो बहुत ही 300-400 वोट 500 वोट इकट्ठा जाता है। सबके आईडी कार्ड एक बंदे के पास होते हैं, वो जाके डाल देते हैं। इसकी वजह ये है कि जो मतलब चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो वो कंसर्न भी नहीं थे। मतलब हमें कभी कंसर्न नहीं रहा कि हमारा वोट डाल रहा है तो क्यों डाल रहा है। इनकी बात का जवाब है ये अवेयर और विजिलेंट होना पड़ेगा। हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमारा ये बेसिक पॉइंट, मैं एक छोटी सी अपना एक जिंदगी एक वाइफ का जनरल समरी शेयर करता हूँ। मैं लाहौर मतलब एक जगह हम बैठे हुए थे, वहां पर कुछ मुझसे सीनियर मेंबर्स थे, वो रूटीन में डिस्कशन कर रहे थे जैसे हमारे होता है अक्सर कि जब बैठे होते हैं लोग मतलब हमारे नॉर्मल तो पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है। तो दे आर गोइंग टू डिस्कस, वो इस तरह डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी पॉलिटिकल स्टेक्स हैं हमारे, वो उसमें ये मसला है, उसमें ये मसला है, उसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। देन आई आस्क्ड, मतलब मैं चुप रहा, उसने मुझे कहा, मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि आप प्लीज आप यूथ हैं आप भी कुछ शेयर करें अपने। तो मैंने उनको कहा काइंडली मैं जरा मतलब मुझे आप इससे दूर रखें। उन्होंने मुझे इस चीज से बड़ा तनकीद किया, उन्होंने कहा ये हमारी यूथ आज की देखें ये जिम्मेदारी नहीं लेती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। पर अब मैं चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने बात करने की थोड़ी देर बाद उनसे बात की, मतलब बात कुछ और तरफ जाने मतलब और तरफ चेंज की। देन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं हमारे, तो क्या सोचा फिर वोट किसको देना? जी वो ऑप्शन ए, बिल्कुल हमारे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऑप्शन ए इसको ही देना है। तो मैंने उन्हें फरमाया, मैंने कहा अभी 10 मिनट पहले आप इस ऑप्शन ए को जितनी बुराइयां जितनी चीजें आपने इस ऑप्शन ए की निकाली हैं उतनी बी की भी निकाली थी। तो अब आप कह रहे हैं वोट के टाइम मैंने फिर वही ए को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जब आप इस पॉइंट पे आपको यही अवेयरनेस नहीं है, ये आपका पॉइंट है चेंज लाने वाला। जब यहां पर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमारी पॉलिटिक्स है ही है, हमारी माइंड सेट ही है कि देखें बुरा अच्छा जो भी है, हमने वोट जात बिरादरी पे, हमने वोट अपने दोस्त अपनी फैमिली किसी भी बिरादरी पर किसी भी पॉइंट पे देना है। हमने आज तक कभी ये देखा ही नहीं कि इसका मतलब ये जो मतलब ऑप्शन ए है, पार्टी ए है, इसका ये किस बेस पे मतलब इसकी क्या थिंकिंग है टुवर्ड्स रिफॉर्म्स है, टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स मेडिकल, टुवर्ड्स मतलब इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, ये पॉलिटिकली कितने मैच्योर हैं। मींस इस चीजों को ऑप्शन ए की है, बी की है, सी हमने आज तक कभी नहीं किया, कभी भी नहीं सोचा। बिल्कुल सही, ये चीज लागू करनी पड़ेगी हमें, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार्टिंग फ्रॉम माय सेल्फ, लेकिन अगर पैसे अगर मिल रहे हो या ऑप्शन ए ऑप्शन बी, फिर बंदा भूल जाता है क्या ये शहरों में शायद 10% लोग ऐसे नहीं होंगे जो पैसे देके, जो बाकी 90% है वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे।
ठीक है, अब आप बोले कि सिर्फ पैसे लेके वोट देने वाला कसूर है, नहीं, उन 90% का भी कसूर है जो खामोश रहे हैं, जिन्होंने कभी इससे पहले मतलब they were indifferent, मतलब इसमें they were not concerned। खामोश मुजरम है वो जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फिर हम उसी पे आ गए हैं, हम पॉलिटिकल इश्यू पे आ गए। मसला ये है हमें इसका सोल्यूशन क्या करना है। मिसाल आपने जो बोला कि बुजुर्गों ने कहा कि भाई बी पे ही देना है, चाहे बी की वो बुराई कर रहे थे लेकिन फिर भी बी को देना है। इसका सोल्यूशन है कि हमें वो ये एटीट्यूड बदलना अपना। मैंने यही कहा तो कि कौन हमें एटीट्यूड, यूथ बदले या बड़े हर बदले? बंदे ये हर एक पे लागू है, सिर्फ यूथ पे नहीं है, ये हर एक को करना पड़ेगा। हाँ, यूथ इसको ज्यादा कंफर्टेबली अडॉप्ट कर लेगी बिकॉज अवेयरनेस है, यंग एज में वैसे भी और वैसे फ्लेक्सिबल होता है, और आपके अंदर एक जज्बात, आपके नजरियात और जज्बात आप पे हावी होते हैं। जैसे ही आप जो हमारे फिर जो मेच्योर लोग हैं, जो मेच्योर नेशन का पार्ट है, वो बेसिकली एक तो वैसे ही हमारी कौम का आदमी है, हम चेंज को पसंद नहीं करते, ठीक है, पर चेंज नॉट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे आपने जब सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि मोटरवे जब बनी थी पाकिस्तान में, तो लोगों ने कहा ये मार्शल बैठ जाएगी, हमारी सफेद हाथी है, दो मुल्कों, दो इधर की दुनिया इधर हो जाएगी, इधर की इधर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिकली आपने देखा कि पाकिस्तान की जो ट्रेवलिंग स्टैंडर्ड है, रोड ट्रेवलिंग स्टैंडर्ड, वो मोटरवे बनने के बाद बना है। वो और पिछला आप देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देख लें, लोकल देख लें। ये तो कालाबाग डैम जो इशू आजकल आ रहा है, जो हो रहा है, पहले भी आपने देखा वो 2005 के अंदर जब कौम मुत्तहिद हुई थी, वो ज़लज़ला आया था, फिर अचानक जो है ना कालाबाग का इशू उठाकर फिर वो कौम को एकदम वो अलग अलग कर दिया था। तो क्या अभी ये जो कालाबाग डैम का इशू उठाया है, उसके अंदर बहुत से लीडर ऐसे हैं जो हाई कोर्ट ने इसको मतलब बोला कि आप प्रोसीड करें। सर देखिए, मैंने आगे किया है कि हमें कंसेंसस, अगर इंजीनियर कोई भी इशू है, मतलब जो भी हमारे नेशन का मुल्क का इशू है, आप उस पर जब तक सारे स्टेट्स को नहीं लेके चलेंगे, कंसेंसस नहीं डेवलप करेंगे। एग्जांपल ऐसे ही है, आप जैसे देख लें, मशहूर में कोई भी डिक्टेटर आया, अगर हम इस पर्टिकुलर कालाबाग डैम को ही देखें, तो कालाबाग डैम पे जो टेक्निकल दो चीजें, टेक्निकल जो उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो उनका सोल्यूशन है, ठीक, वो बैठ के निगोशिएबल है, जब टेक्नोक्रेट्स बैठे तो उसकी सोल्यूशंस हैं, ठीक। लेकिन फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि उसके पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल कंसेंसस ही नहीं है उसके बारे में, दैट इज द पॉइंट। और ये जब एक एडमिनिस्ट्रेटर, मार्शल आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है उसके पास, जैसे लफ्ज हम डंडा यूज करते हैं, हमारी कौम इसको पसंद भी करती है। और फॉर एग्जाम्पल ये आ गया इसमें प्लस नवाज शरीफ साहब का दौर आया था, जिसमें उनके पास 2/3 थी, मतलब पर्टिकुलर एक नून लीग के पास भी टाइम आया, तो उनमें उन्होंने वाई वो क्यों नहीं कर पाए, उसकी वजह ना आर्मी ना ये, मतलब मेरा ख्याल है कि कंसेंसस, जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, असल में विल नहीं है, हाउ कैन यू, एक्चुअली विल नहीं है, और उनके नजदीक जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? देखें, आपने क्या कालाबाग डैम या बिजली की वजह से या गैस की वजह से आपने वोट इलेक्ट किया गवर्नमेंट, आपने इसलिए किया है कि भुट्टो जिंदा है। मतलब हम बेसिकली हर इशू को पॉलिटिक्स की नजर कर लेते हैं, इंक्लूडिंग कालाबाग डैम। कभी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होती नहीं है टेक्निकल ग्राउंड्स पे। अभी भी जितनी डिबेट्स कालाबाग डैम पे होती हैं सब पॉलिटिकल। मैं मतलब एक पार्टी की स्पेसिफिक उसमें नहीं कर रहा था, मैं यही एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग के इश्यूज जो हैं वो पॉलिटिक्स की नजर रहती हैं सारी डिबेट्स। अभी भी कालाबाग डैम पे जितनी भी डिबेट्स टीवी में होती हैं या मतलब टॉक शोज में होती हैं, कोई भी उसके टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करता ही नहीं है। सारे ये कहते हैं कि जी हमारी लाशों से गुजर के बनेगा, उसकी उससे बनेगा, कोई मतलब उसकी टेक्निकल पॉइंट से कंस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ से जाते ही नहीं। ठीक है, वो उसकी अगेन वजह वही है कि एक तो गवर्नमेंट इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब वो उसको पॉलिटिकल इशू बना के अपने वोट तो गेन कर सकते हैं, लेकिन एक बिजली का मसला या गैस का मसला हल करना उनके नजदीक उनको कोई वोट नहीं दिलवाएगा। मतलब उनको पता है कि लोगों ने इन इश्यूज पे तो वोट देने नहीं, तो वाई हम इस बहस में पड़े ही क्यों, या मतलब हमारा ये कंसर्न है कि ठीक है लोगों को जाए रखो। अहमद, कुछ लास्ट में आप कुछ कहना पसंद करेंगे उसके ऊपर, ताकि फिर मैं इरशाद सलीम साहब से गुजारिश करूं। मेरा अपना ये ख्याल है एज अ यूथ, जिस तरह भी असलान ने बात की कि हमें एक दफ़ा फिर आजमाना चाहिए, पार्टी तो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल में वही आता है कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि फलां पार्टी की क्या उनकी गोल्स क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है या क्या उनका एम क्या है, वो किस तरह हुकूमत को लेकर चलेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे,
तो इसलिए फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ आप। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मैं वोट दूँ, इस दफ़ा भी वोट दूँ या ना दूँ। तो मुझे तो इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नज़र नहीं आता, क्लियर नहीं मेरे सामने एज अ यूथ कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करूँ इस दफ़ा फिर नेक्स्ट इलेक्शन। मैं यहाँ पर इरशाद सलीम साहब, हेलो सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपसे हम कंक्लूजन चाहेंगे। ये 3-4 डिबेटर्स यहाँ मौजूद थे, अरसलान बलोच थे, उमर थे, अहमद थे और हसन साहब थे। तो मैं आपसे कंक्लूजन चाहूँगा सर कि आप हमें गाइड करें कि यहाँ पर जो डिस्कशन हुई है वो किस हद तक आप इससे एग्री करते हैं और कुछ गाइड हमें कीजिए इसमें। चौथा बंदा जो है जिसकी आवाज भारी थी, उसने सबसे अच्छे इश्यूज को हाईलाइट किए। उमर, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने नाम नहीं बताया। एक्चुअली इंट्रोडक्शन पहले से हो चुका था, आप थोड़ा सा देर से शायद ज्वाइन। सर मैं जब ही हर किसी का नाम ले रहा था इसलिए कि उमर आप बताएं और ये कहते हैं सर चलें। उमर बैठे में जो अभी आपसे बोल रहे थे, आप सलाम करें उमर ताकि बताओ। तो हाँ, ये भारी आवाज वाले इनका खत भी मुझे लगता है कि लंबा है। और सर आप कहीं देख तो नहीं रह रहे? सर हम जस्टिन टीवी पर भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हमसे टीवी में एक सेकंड, वेट अ सेकंड। justin.tv .tv बिल्कुल बिल्कुल मैं ओके सर, मैं आपको भेज दूंगा सर। ब्रावो पाकिस्तान फोरम एक ही साथ लिखते हैं सर, ये सर्च में लिखते हैं, हमारा कैमरा वो आ जाएगा हमारा। ब्रावो पाकिस्तान फोरम सर। आ गया भाई। no result found for Bravo Pakistan forum. सर मैं इसका है सर justin.tv @bravo / और ब्रावो पाकिस्तान फोरम। ये वाला था। इंटरनेट से भी ओकेजन में ब्रावो पाकिस्तान फोरम इज वन वर्ड। यस सर, वन वर्ड। जी बिल्कुल उमर साहब। और ये उनके बाजू में लेफ्ट साइड पे कौन हंस रहा है? ये हसन साहब है और इस तरफ और ये अहमद बैठे हैं। इनकी भी अच्छी तकरीर सबकी अच्छी थी। ये सबसे पहले इसने बोला था। जी, सबसे पहले जब आपसे फोन किया तो हसन भाई बात कर रहे थे। जी सर, हेलो जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर? मैं कह रहा हूँ कि बातें तो बड़ी अच्छी चीज है और इश्यूज भी आप लोग सामने लाए, लेकिन सोल्यूशन पे आप लोगों ने कुछ ज्यादा और नहीं किया है। बस डिस्कस करके टॉक शो की तरह इश्यूज जो है ना मैदान में फेंक के भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं आपसे एग्री करता हूँ सर। हेलो सर 10 मिनट सर।
सर बताएं 15 मिनट। अच्छा मुझे बता देना, मैं आप लोग को एक एग्जाम देना चाहता हूँ, सबके सब बैठे हुए। I will tell you and ask you a question and that will be the answer for the whole day for me. मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये उमर साहब से माशाल्लाह सबसे अच्छी तकलीफ की है, ठीक है? दाढ़ी वाले साहब बैठे जी जी। ये मुझे लगता है ये पीटीआई से इम्प्रेस चल रहा है, क्यों? इम्प्रेस कह लें आप या मतलब आई डोंट नो, मैं यानी आप अगर ये मेरे से पर्सनल राय पूछेंगे तो हाँ मैंने इस दफा पीटीआई को वोट देना। नहीं मैं भी अंडरस्टैंड। मेरा क्वेश्चन है, यू आर कवर्ड, ठीक है? जी जी। उसमें जिराफ को आपने फिट करना है, कैसे फिट करेंगे? मेरा ख्याल है ऑलरेडी एक इम्प्रैक्टिकल चीज है, मैं सोचूंगा नहीं फिट करने की। मैंने कहा इम्प्रैक्टिकल चीज है, मैं कोशिश नहीं करूंगा, डिपेंड करता है अनलेस कि मेरे पास इतनी बड़ी कबर्ड हो जो जिराफ के साइज की हो। सॉरी हाँ कह सकते हैं, मतलब आपने एक्चुअली मेरे सामने इसकी सारी कंडीशन मेरे सामने मौजूद नहीं है ना मेरे सामने जिराफ है ना कबर्ड है, सो आई कांट रियली से कि मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आई हैव टू, मतलब डिपेंड करता है, मैं हो सकता है उसको काट के जिराफ। अच्छा चलें इस तरह कर लें, मैं अगर मतलब मुझे फिट करना ही आप सूरत में तो मैं उसको काट के अंदर डाल दूंगा, मतलब देयर इज नो कंडीशन, आपने कंडीशन नहीं लाई को सिंपल डालना अंदर। जी जी। तुमको कहा गया कि कबर्ड है और उसमें जिराफ को फिट करना है, ठीक है? आपके ज़हन में जिराफ को फिट नहीं है? बिल्कुल। मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा ना कहा कितना साइज है, छोटा है, नहीं ये बात मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं किया, ये कंडीशंस मेरे सामने नहीं है। अगर कपड़ इतनी बड़ी है कि वो जिराफ को अंदर कर सकती है फिर तो इसका मतलब बड़ा इजी सोल्यूशन है, अदरवाइज मेरे सामने डायमेंशंस नहीं है उसकी इस वक्त, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वरना जनरली स्पीकिंग कॉमन सेंस ये कहती है कपड़ छोटी होगी जिराफ से तो मैं उसको काट के अंदर डाल सकता हूँ। यही मैं आपको इसका जो रिजल्ट है मेरे और आपके डिस्कशन में वो ये है कि हम लोग हर चीज को कॉम्प्लेक्स इशू बना के बनाते हैं, इसलिए दुनिया ने यही आपको सिखाया, ठीक है ना? एक बच्चा जवाब पता क्या देगा? बच्चा जवाब देगा जिसका क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, वो कहेगा कि मैं जिराफ को डाल दूंगा कबर्ड में। आप कहेंगे कैसे डाल दोगे बेटा? कहेगा मेरा टॉय है जिराफ में उसको डाल दूंगा। उस बच्चे के ज़हन में वो टॉय जिराफ है तो वो टॉय जिराफ ले रहा है, आपके ज़हन में बहुत बड़ा जिराफ है जो आपने देखा है, तस्वीर देखी है, हुआ है, आप उसको डालने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए आपने वही देखा है, लेकिन फिट है, ठीक है ना? बात यह है कि आपके सामने जब एक सिचुएशन आए, try to find the simplest form first, then go to the next one if the first was clear. This is the key to finding solutions to problem, because there are more solutions to every problem in the world. Next question, who is the third guy who was sitting there with the hand? Where is he? Yes, सॉरी वो ये सर कहते हैं आपका सवाल सुना नहीं सर? नहीं वो बाहर गए मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, थर्ड पर्सन को जिसने तकलीफ की है वो हैट पहना हुआ था, वो हैट तो कोई नहीं पहना हुआ था सर, ये चेयर पे बैठा हुआ था, ये मेरे लेफ्ट पे, ये उमर के लेफ्ट पे। हाँ नहीं वो बाहर गए ग्लासेस, वो बाहर गए हैं कहते हैं किसी काम से ना। Let's go to the second person who was लेफ्ट पे तो ये problem. नहीं अरसलान बना ठीक है? उनको मेरा क्या सवाल है, ये एलिफेंट को कैसे फिट करेंगे आप? If it is a toy then it's a very easy choice. क्या है? मैं कहा if it is a toy then it's a very easy choice. नहीं, डोंट गिव मी, बच्चा जो है सिंपल
simple solution ढूंढने में you don't add ifs and buts. You be a solution that this is what I will do. Means as per as my concern, if I have to do, then I will think what are my conditions, what are my limits. मैं इमरान खान और नवाज शरीफ के साथ बातें शुरू कर दी है, अभी तो नहीं पहुंचे हो, यही तो प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ पाकिस्तानी नेशन का। मतलब मैंने you got your point through, मतलब ठीक है, understand what you're saying. मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं चिराग को निकाल के डिफेंस कवर पे डाल दूंगा। सही। क्या करेंगे? सॉरी रिपीट चिराग को निकालेंगे, चिराग को निकाल के डिफेंस को डाल दूंगा। सॉरी, लेकिन ड्राफ्ट तो ऑलरेडी कटा हुआ, चलें एनीवेज। मैं क्यों डालूंगा? इसलिए कि पहले क्वेश्चन में डिटरमिन हो गया है कि कबर्ड के साइज का जिराफ चल सकता है, डिटरमिन हो गया ना? नहीं, मैंने वैसे काट के डाला था उसको, मैंने पूरा जिराफ सालन डाला ही नहीं। मैंने आपको कहा है कि कबर्ड में जिराफ फिट करना है, तो जिराफ कबर्ड के साइज का जिराफ फिट कर देंगे आप उसमें, सोल्यूशन हो गया ना, विन-विन सिचुएशन। देखो ये विन-विन सिचुएशन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सही। ठीक है, You got your point through, मतलब let's पाकिस्तान के सेंस में इसको किस तरह? पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम मेरा थर्ड है, all the animals have been invited to a round table conference with missing. Obviously ट्रिक क्वेश्चन है, मैंने सुना नहीं हुआ तो। जवाब ये है कि the elephant is missing because it is in the cupboard. Fourth question. You can ask to cross the river when there are not of sharks and crocodiles. How will you cross it? By ship, by boat? No. The Why answer not? is everybody is in the round table conference and the elephant is in the cupboard, so I can swim across by boat. But shark is not an animal. यार मैं एनिमल को जनरल फॉर्म में बोल रहा हूँ आपसे, वो यही है ना, यही बात का प्रोटेक्शन बनाना का मसला है पाकिस्तान का। अच्छा चलो, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब है लीडर चूज कर रहे हैं, सोल्यूशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सिंपल प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, तो वक्त निकल जाएगा। और सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप लोग यूथ डिसाइड करें कि हम इसको लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन सोल्यूशन इसलिए नहीं है आपके पास कि आपका वोटिंग जो है ना, इट विल टेक यू अप टू द फर्स्ट लेवल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आप एक बंदे को लीडर चूज करके अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उसको पहली छत तक पहुंचाते हैं, उसके बाद वो आगाह है, वो पिटता है, हेलीकॉप्टर आती है, छत से ले जाती है उसको, पैसे देके। आप हेलीकॉप्टर में लीडर को नहीं बेचते हैं, और वन मैन वन वोट नहीं है पाकिस्तान में कि आप जिस बंदे को वोट दे रहे हैं उसके वोट से वो प्रेसिडेंसी हाउस में पहुंचता है नहीं पहुंचता है। ये कमाल का चीज किया है हमारे सियासतदानों ने 40 साल पहले। और ये चीज नहीं हो सकता, 2/3 से भी नहीं हो सकता, बिकॉज यू नीड 2/3 of National Assembly, Senate and all the provincial assemblies to make this change in the constitution. तो इमरान खान करप्शन करे ना करे, जीते ना जीते, कोई चेंजेस नहीं आ सकता। सिर्फ आप लोग ला सकते हैं दो तरीके से, वोट नहीं देंगे या बहुत ज्यादा वोट देंगे। वोट इसका ये प्रॉब्लम नहीं देंगे, सॉरी पाकिस्तान के प्रॉब्लम कोई नहीं हो सकता। नहीं, आपकी बात में समझ नहीं है। आपने पहली कंडीशन क्या बोली है? वोट ना देकर। वोट ना देंगे, आप इसको सिविल डिसोबीडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं मैसिव वे में। उसके बाद क्या करेंगे? आप एप्लीकेशन दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि हम अपने आप को डिसएनफ्रेंचाइज करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी डोंट थिंक दिस सिस्टम इज गोना वर्क। ओके, एंड देन सॉरी, ठीक है।